5 की पड़ताल में आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। सशर्त वो जेल से बाहर आने वाले हैं, कुछ देर में आ जाएंगे, इस बात की उम्मीद है। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केजरीवाल की ओर से दाखिल याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने 5 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। वो आज ही शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है और बेल की शर्तें तय की हैं। कोर्ट ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते समय लगाई गई थी। केजरीवाल को बाहर आकर उन शर्तों का पालन करना होगा। रिहाई की शर्तों की वजह से केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। शर्तों पर अगर गौर करें तो केजरीवाल को सरकार चलाने में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बहरहाल केजरीवाल की रिहाई की खबर से पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सभी खुश हैं। सीएम आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए ये अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव सामने हैं और वहां पार्टी अकेले चुनाव मैदान में है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद क्या होगा दिल्ली और हरियाणा में असर, इसी पर अपने मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार 177 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए 10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है, लेकिन ये जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। जमानत की शर्तें 10 लाख रुपए की 2 श्योरिटी है। एक तो जो है वो शर्त जो लगाई गई है वो कि भाई आप जो है इस मामले को लेकर अपने रोल के बारे में जो है मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे, वो एक शर्त है जो पहले भी थी। और जो चीफ मिनिस्टर के तौर पे जो काम करने वाली है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस जा सकते हैं कि नहीं, उस पे जो है उस पे भी जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन चूंकि जो है ये डायरेक्शन ऑलरेडी जो है एक ईडी के मामले में ऑलरेडी दी गई थी जब इनको बेली थी, तो वो शर्तें बरकरार रहेंगी अभी फिलहाल। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएम केजरीवाल को हरियाणा चुनाव में प्रचार प्रसार करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन केजरीवाल को जब भी जांच एजेंसी बुलाएगी उन्हें जाना पड़ेगा। केजरीवाल की जमानत की खबर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को आपके नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार की साजिश बताया है। इस राहत का इंतजार देश में हर व्यक्ति को था जिसे डेमोक्रेसी पे विश्वास है। आज डेमोक्रेसी पुनर्जीवित हुई है इस देश के अंदर। जिस प्रकार से भाजपा ने एजेंसियों का दुरुपयोग करके डेमोक्रेसी को, संविधान को कुचलने की कोशिश की थी, आज उनके इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में सीएम केजरीवाल सहित 12 लोगों को नियमित जमानत मिल चुकी है, लेकिन 2 लोगों को अंतरिम जमानत मिली है। बाकी 4 लोगों की जमानत याचिका अदालतों में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सीबीआई और की गिरफ्तारी और रिमांड को जो चुनौती दी गई थी, उस मामले को आने वाले समय में लार्जर बेंच के पास भेजा जा सकता है। अब देखना होगा कि उस मामले में कब तक सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से आज बाहर निकल जाएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ लाल कृष्ण। इस मामले पर कई राजनीतिक बयान तो आपने सुने होंगे, साथ ही साथ कई एनालिसिस भी आप सुन रहे होंगे जिसमें चुनाव से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। मौका भी कुछ ऐसा ही है। हरियाणा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय पर आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के लाल, क्योंकि उनका जन्म वहाँ पर हुआ है, के तौर पर ही प्रोजेक्ट किया गया था। वो भी लगातार अपनी सभाओं में इस बात को कहते थे और ये माना जाता रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रहते, चुनाव प्रचार करते, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति और मजबूत होती, वो लड़ाई में बराबर से टक्कर देती दिखाई देती। बहरहाल अब वो एक समय पर, ऐसा समय जब हरियाणा में चुनाव है, बाहर हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हम जिम्मेदार चेहरों से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप बहुत सारी जानकारियां देखते हैं जो बड़ी गड़बड़ भी होती हैं कई बार। और इसमें मेरी मदद करेंगे वंशराज दुबे जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वीरेंद्र बब्बर जो कि प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी के, डॉक्टर संजय कुमार भी मेरे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राखी दुबे जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो बधाई आपको, और दूसरी बात ये कि वीरेंद्र जी के बजाय मुझे वंशराज दुबे जी को बधाई देनी चाहिए
और आपको बधाई इस बात की कि हरियाणा चुनाव में जो है आप लोगों के लिए थोड़ी राह आसान होगी, उस बधाई पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन वंशराज जी आपको बधाई। और दूसरा ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बड़ी लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सशर्त बाहर आ रहे हैं, जेल वाला सीएम से बेल वाला सीएम, ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वो जो ईमानदार नेता वाली छवि थी उस पर बड़ा असर पड़ा है, बड़ा डेंट पड़ा है। प्रवीण भाई नमस्कार आपको, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बधाई आपको भी, वीरेंद्र जी को भी बधाई, राखी जी को भी बधाई, और दिल्ली समेत देश की जनता को भी बधाई। देखिए ये बात तो प्रवीण जी सही है, मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही है हाँ आप तक ना? बिल्कुल साफ पहुंच रही, बोलिए। प्रवीण जी ये बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का इंतजार देश की जनता भी कर रही थी, और देश की जनता ये जानना चाहती थी कि क्या यह देश संविधान से चलेगा या किसी की तानाशाही से चलेगा। लेकिन आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को बेल आउट किया है, वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि नहीं, ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान से चलेगा, किसी के एक तरीके से तानाशाही से नहीं चलेगा। आप देखिए कि किस तरीके से ईडी के मामले में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली थी, 22 महीने पूर्व जो सीबीआई जांच कर रही थी और 22 महीने से सो रही थी, उसको अचानक से एक्टिव किया गया और अचानक से उसको जगाया गया कि नहीं, तुरंत पहुंचो और तुरंत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करो। और आज उस सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई। इसका मतलब ये 2 साल से जो एक तथाकथित फर्जी शराब घोटाले के नाम पे आम आदमी पार्टी को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा था, अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है कि बुनियादी सुविधाओं पर राजनीति होना चाहिए इस देश के अंदर, उस सपने को चकनाचूर किया जा रहा था। हमारे सारे बड़े नेताओं को, क्या संजय सिंह जी हो, क्या मनीष सिसोदिया जी हो, अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हो, सत्येंद्र जैन जी हो, यानी सारे नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को उठा के जेल के अंदर डाल दिया गया कि कैसे करके इस पार्टी को तोड़ो, खत्म करो, क्योंकि ये बुनियादी सुविधाओं की बात कर रही है। और आज हुआ क्या, 2 साल बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और आप सबसे बड़ी टिप्पणी सोचिए कि पिछले 2 साल से प्रवीण भाई हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग क्या, विपक्ष के लगभग सभी वंशराज जी एक बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि कई दर्शक सुनते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। हाँ मैं आपकी बात पूरी होने दूंगा, लेकिन एक फैक्चुअली थोड़ा सा चीज को कि हम सब जानते हैं कानूनी तौर पर ये संवैधानिक अधिकार भी है, जमानत मिलना, इसको लेकर बड़ी बहस रही है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ है। इतने सारे नेता जेल गए तो एक, मैंने आपसे कहा भी सवाल में ही कि एक डेंट लगा है इमेज पर। आप लोग दूसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की, इतने भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़े पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने शुरुआती दिनों में उठाया, आज उसी में फंसी हुई है। ये मुद्दा आपसे छीन लिया। बहुत अच्छी बात आपने कही, डेंट वाली बात। देखिए 2 चीजें जो मैं कह रहा था कि 2 साल से विपक्ष के सारे नेता और सारे दल लगभग इस बात को कह रहे थे, खास करके आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही थी कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं तोता और मैना बन गई है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आपने जजमेंट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपने जजमेंट में कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते के समान है। इसका मतलब इस पिंजरे का मालिक कौन है, किसके कहने पर सीबीआई और ईडी एक्टिव हो जाती है? तो इस पिंजरे का मालिक अमित शाह है, देश के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने का काम किया। नंबर 2, आपने डेंट की बात की प्रवीण जी, बिल्कुल ठीक बात है। आम आदमी पार्टी जब इस बात को बहुत मजबूती से कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली की जनता इस बात को मानती है, देश की जनता इस बात को मानती है। सिर्फ एक दल है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको इस बात पे विश्वास नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब 2 साल के इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है, तो कहीं ना कहीं एक मुहर लगाइए कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि 2 साल से 1 रुपए की भी रिकवरी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के यहां से नहीं हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ी खैर, इस पर हम बड़ी चर्चाएं कर चुके हैं, लंबी चर्चाएं कर चुके हैं। वंशराज जी, आज आपका दिन था, इसलिए ओपनिंग कमेंट में मैंने निर्बाध रूप से आपको बोलने दिया, तो तमाम पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। आपका भी स्वागत है डॉक्टर संजय। तो अब वीरेंद्र जी, आपको जो बधाई गलती से दी गई थी, उसको सचमुच में भी मैं बधाई देना चाहूंगा। हरियाणा में आप लोगों के लिए थोड़ा राहत की खबर है, इस तरह से भी इसको एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ेगी, वोट बटेंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी वाली जो आपकी दिक्कत चल रही है उसमें शायद थोड़ी राहत मिल पाए। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को और सभी जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे आदरणीय भाई वंशराज जी ने पूरे कोर्ट के फैसले को अभी तक पढ़ा नहीं। कितना चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो गया।
मैं इनकी बात से सहमत हो जाऊंगा अपनी बात बताने के बाद, और ये भी मानेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हुआ था। देखिए, सशर्त बेल मिली है, शर्तों के साथ बेल मिली है। विशेष ध्यान देने वाली जो बातें हैं आपसे साझा करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जो अभियुक्त थे उनको जमानत मिली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। जब सशर्त जमानत की हम बात करते हैं तो ध्यान देने वाली बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध बताया है कि गिरफ्तारी गलत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा 10-10 लाख के 2 निजी मुचलकों के आधार के ऊपर यह जमानत दी जा रही है, जैसे किसी अन्य अपराधी को किसी अन्य केस के अंदर दी जाती है। फाउंडेशन कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे, केस से जुड़े मामलों में राजनीतिक चर्चा नहीं कर पाएंगे, जांच में बाधा डालने की कोशिश नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर जांच में सहयोग देंगे। और इसके बाद अभी मेरे आदरणीय भाई कह रहे थे ईडी की बात कर रहे थे, तो जब ईडी ने बेल दी उस समय माननीय न्यायालय ने साथ में एक राय भी दी थी कि नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए यदि वो उचित समझे तो। मुझे समझ में नहीं आता कि किस बात पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया जो ये इतना खुश हो रहे हैं न्यायालय की? अरे हम तो पहले दिन से कहते हैं कानून में विश्वास कीजिए, इस देश के अंदर कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा, सरकार अपनी जगह पे है, कानून अपनी जगह पे। परंतु आज देखिए किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर, जेल के बाहर, अभी मैं चैनल के ऊपर देख रहा था, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। अरे भाई ये क्या है? जमानत दी कोर्ट ने, केस बनाया ईडी ने, केस बनाया सीबीआई ने, अपराध किया आपने किया या नहीं किया कोर्ट के फैसले में सामने आ जाएगा। आप किस आधार के ऊपर देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं? बताना चाहूंगा आज चौथी बार अलग अलग कोर्ट की जब हम बात करते हैं, आज चौथी बार माननीय न्यायालय ने आपराधिक मामलों में दोषी पाया है। एसपी के आदेश की अगर आप बात करें तो पैराग्राफ 36 कहता है अरेस्ट जायज है, इसका मतलब पर्याप्त सबूत है। जब पर्याप्त सबूत है तभी माननीय कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट जायज है। पैराग्राफ 47 का डी पैरा कहता है किस प्रकार से किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे, सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे जी। मेरा ये कहना है इसका मतलब कि शराब घोटाले में संलिप्तता दिखती है। इसके बावजूद क्या ये पहला उदाहरण है किसी सीएम को इस प्रकार से जमानत मिली? स्वर्गीय सुश्री जयललिता, लालू प्रसाद यादव जी, मधु कोड़ा जी, ऐसे अनेक एक्स सीएम हैं जिनको पहले जमानत मिली, बाद में सजा हुई। तो भाई ये निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि जेल वाले जो सीएम है अभी बेल वाले सीएम है और दोबारा से ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, आपका पॉइंट वैलिड भी है, मैं आपका पॉइंट भी समझ गया हूं, महत्वपूर्ण भी है। मैं बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करना चाहूंगा, डॉक्टर संजय और राखी दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के पास मैं आ रहा हूं, उससे पहले वंशराज जी बहुत संक्षिप्त में एक टिप्पणी ये जरूर चाहूंगा, क्योंकि बब्बर साहब ने जो सवाल उठाया बहुत वाजिब है। आप लोग ऐसा एक नैरेटिव गढ़ते हैं जैसे ये पॉलिटिकल लड़ाई है। भाई बहुत सारी जगहों पर विपक्षी नेताओं की सरकार है, हर मुख्यमंत्री को तो जेल नहीं भेज दिया जाता है, और जिसके खिलाफ कुछ मिलता है, जिसके खिलाफ कोई मामला बनता है, वहां पर जांच एजेंसियां कार्य करती हैं। आप लोग एक नैरेटिव गढ़ देते हैं, और वो जो डेंट की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है उस इमेज को बचाए रखने के लिए ये किया जाता है। और जो है दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए, हम सभी चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी नहीं है इस बारे में कुछ भी टिप्पणियां करना। देखिए प्रवीण भाई, एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यही भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता लोग हैं जो जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिल रही थी तो कह रहे थे जमानत क्यों नहीं मिल रही, जमानत क्यों नहीं मिल रही, जमानत क्यों नहीं मिल रही। और आज जब जमानत मिल गई है तो कह रहे हैं सशर्त जमानत मिली है, फलाना हो गया है, ढिमका हो गया है। अरे मेरे भैया, ये बौखलाहट आपकी जायज। आपने सबका नाम ले लिया कि लालू यादव जी जमानत पे हैं, फलाने जमानत पे हैं। अमित शाह का नाम आप भूल गए। अमित शाह भी जो जमानत में बाहर है। और भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं का मैं नाम लूं जो जमानत के समय बाहर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं। तो आप देखिए, आप जो नैरेटिव बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे लगता है देश की जनता जान चुकी है। और इसीलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट में अपने कहा है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, तो हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि तोते इस पिंजरे का मालिक कौन है? ठीक है अमित शाह जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अभी क्या होगा, आप दोनों की जो डिस्कशन है वो इतनी लंबी हो जाएगी
कि हम कोई और बाकी लोग बात नहीं कर पाएंगे, और मैं जानता हूं एक के बाद एक पॉइंट्स निकलते हैं। लेकिन डॉक्टर संजय मेरे साथ थे, हम चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा डॉक्टर संजय कि हरियाणा चुनाव के पहले अरविंद के देवकीनंदन जी ने ये टिप्पणी की थी, और उस समय पर हमने कहा था जल्दबाजी होगी इस तरह की पॉलिटिकल टिप्पणी करना, लेकिन वो बात सही साबित हुई। हरियाणा चुनाव से कितना जोड़कर देखते हैं आप अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, और उस पर क्या इंपैक्ट देखते हैं? नहीं, एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, और स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल की एक स्वीकारिता तो है, ठीक है, वो विषय है जांच का, जो एविडेंस उनके खिलाफ होंगे वो ईडी कोर्ट में किस तरह से पेश करती है और किस तरह से न्यायालय में ट्रायल चलता है, उस ट्रायल के बाद फैसले क्या आएंगे वो बात का विषय है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल अगर बाहर हैं और अपनी पार्टी के लिए वो हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हैं, तो एक नेता का जेल के अंदर में होना और एक नेता का उस मंच से जाकर के उस विधानसभा के अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगना, दोनों में अंतर होता है। तो निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि ये दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं, ये तो भाजपा को ही इसका फायदा मिलेगा। अरविंद केजरीवाल अगर मजबूती के साथ अगर अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेन किया हरियाणा में, और जिस तरह कुछ सीटें जो लोकसभा में भी रिफ्लेक्ट हुआ था, 3-4 विधानसभा के सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था लोकसभा के चुनाव में भी, तो अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद हम समझते हैं कि आप और आपके जो उम्मीदवार होंगे, पहले तो कि उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, एक आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल चूंकि एक बड़े मंजे हुए राजनेता हैं, उनको पता है कि कौन से मुद्दे, कौन से इशूज लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो एक त्रिकोणीय मुकाबला करने में, क्योंकि वहां तो 5 कोण बन रहा है, लेकिन जो बाकी अलायंस है वो अलायंस लड़ रही है, उनके खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी है। अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से किस तरह से चीजों को जोड़ करके और पब्लिक को कनेक्ट करते हैं, इस पर चीजें निर्भर करती है। ये बीजेपी के खिलाफ में बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ में बोलते हैं, अपने उम्मीदवार के पक्ष में बोलते हैं, अपने मुद्दे गिनवाते हैं कि अगर हम पंजाब और दिल्ली में हैं, हरियाणा में थोड़ी ताकत हमें मिलेगी तो हम बेहतर हरियाणा के निर्माण के लिए क्या कर पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल का बाहर आना आप पार्टी के लिए एक आत्मविश्वास से भरा हुआ कदम तो होगा, पार्टी को एक कॉन्फिडेंस तो मिलेगा। जी राखी जी, अब क्योंकि आपने सुन लिया, पॉलिटिकल कमेंट भी आ गए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय ने भी अपनी टिप्पणी रखी। अभी बहुत ये दूध का दूध पानी का पानी चल रहा है, थोड़ा सा इस जमानत के विषय में भी बताइए। जमानत पर बाहर आने के मायने, सशर्त जमानत के मायने, और एक और महत्वपूर्ण बात है कि अरविंद केजरीवाल उस अंदाज में काम नहीं कर पाएंगे जैसे कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनके साथ में रहेंगी, और फिर एक संशय, एक आशंका बनी रहना है कि कहीं दोबारा वापस ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा होता रहा है। तो ये सारे पहलू थोड़ा सा समझाइए कि ये जो जमानत दी गई है सशर्त, इसको पढ़ने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा है उसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए प्रवीण जी, हमें ये समझना होगा, जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसमें ये कहा गया है कि बेल इज द राइट एंड जेल इज द एक्सेप्शन। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो हमारे कई केसेस में इन जनरल है कि वहां पे बेल मिल जाती है, बिकॉज अगर नंबर ऑफ विटनेसेस, जैसे इस केस में 224 विटनेसेस हैं और ट्रायल जल्दी खत्म होने की उम्मीद नहीं है अभी, और 17 एक्यूज हैं। तो इसमें यही चीज को ध्यान में रखते हुए जज ने ये कहा है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है और कहते हैं इतने ज्यादा विटनेसेस है, जल्दी ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको बेल दे दी जाए, इनको अब यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम बेल देते हैं तो जज को ये ध्यान रखना होता है कि फ्लाइट रिस्क ना हो, मतलब कि कहीं वो भाग ना जाए, टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए, और कहते हैं विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि उनपे कंडीशन लगा दी गई है कि वो जाके सीएम के ऑफिस में जाके कोई कार्य नहीं कर सके, जिससे कि टैंपरिंग और इन्फ्लुएंस करने की पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाए। तो इसमें हम किसी की हार और किसी की जीत को नहीं देख सकते। हमें अपना ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो जजमेंट है ये बेसिकली एक आपका जजमेंट एक जज कोर्ट से आया है, कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए। अगर सचमुच अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा तो आगे एक्विटल हो जाएगा, और अगर कुछ होगा
तो आगे फिर उनको फिर से जेल जाना पड़ेगा। तो इसमें आज कुछ भी ऐसा दूध का दूध पानी का तो नहीं होता है। देखिए नॉर्मल प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ में जो कि फॉलो होता है, हर एक केस में होता है, वो इसमें भी हुआ है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है और कंप्लीट होके चार्जशीट फाइल हो गई है, नंबर ऑफ विटनेसेस जाता है, जल्दी ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आपको बेल दे देते हैं। तो वही चीज इसमें भी हुई है, कोई ये अलग चीज नहीं है। और जहां तक इनकी अरेस्ट की बात है तो अरेस्ट में भी जज ने कहा है कि ठीक है, उनको लगा कि हाँ वो टाइमिंग जो एक उसमें डिसेंडिंग तो आया है जजमेंट, बट अल्टीमेटली जो कहा गया कि जगह ये जो अरेस्ट है वो वैध है, उसको इलीगल तो नहीं माना गया है, तो उस पर भी क्लैरिटी है। तो इसमें ये नहीं, इसको एज अ जजमेंट माना जाए, इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कानून की जानकार हैं, हम लोग पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं और फिर वो रखते भी हैं दर्शकों के सामने। एक छोटी सी टिप्पणी, एक तो राशिद इंजीनियर जो हैं वो बाहर आए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए, एक का जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में बड़ा इम्पैक्ट है, दूसरे का हरियाणा में, जैसा अभी डॉक्टर संजय ने बड़ा विस्तार से बताया कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही बिल्कुल अलग होती है राजनीति, लेकिन ये राजनीतिक लोग हैं तो इनको कनेक्ट करके देखा जाता है। इस पर थोड़ा मैं एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा एक कानून के जानकार के तौर पर। देखिए अब जिसको जो चीज होती है अपनी समझ से चीजें उठा लेता है जजमेंट से, लेकिन जो भी प्रोसीजर जो नॉर्मल बेल का जो लॉ है, जो कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो प्रवीण जी या कोई और हो, आप पे अगर सस्पिशन होगा मुझे कि आपने, पुलिस को लगता है कि आपने कोई गलत कार्य किया है और आपको कहते हैं अरेस्ट करना जरूरी है, तो उसके पास अधिकार है। और वो कार्य अगर आपका जो आपने जो ऑफेंस किया है उसमें 7 साल की ज्यादा की सजा होगी, तो उसके पास राइट है, वो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर देता है, आपको कहते हैं क्रिमिनल लॉ सिस्टम देता है आपको अधिकार कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अरेस्ट के बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। तो जैसे इस केस में ये लोग कह रहे हैं कि पहले इन्वेस्टिगेशन 22 महीने से चल रही थी, तब अरेस्ट नहीं किया, अब अरेस्ट किया। तो ऐसे कई केसेस में प्रवीण जी, मेरे पास भी कई नॉर्मल क्लाइंट्स भी आए हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, वो कई डेट्स में जाते रहे, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी उन्हें लगा कि हाँ अब इस स्टेज में इसका अरेस्ट होना जरूरी है क्योंकि इसका कस्टडी में रहना जरूरी है, तो उन्होंने अरेस्ट कर दिया। वैसे इस केस में भी उन्होंने एक स्टेज में आके उनको लगा कि इनका अरविंद केजरीवाल जी का अब कस्टोडियल इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। इसको इस तरीके से नहीं देखा जा सकता, पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। जी वंशराज जी, काजल की कोठरी में कैसो भी जतन करो, खूब हम बोलते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी जब आए तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए खासतौर पर कांग्रेस के खिलाफ थे, बाद में तो खैर आप लोग साथ में भी आए, फिर दूरियां भी रहीं, फिर अभी हरियाणा में साथ में नहीं भी हैं। राजनीति में आते आते हालांकि आपने बहुत तेजी से ग्रो किया, 10 साल में पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना, एक अच्छा जनाधार क्रिएट करना, कार्यकर्ताओं का ग्रुप बनाना, ये सब कुछ हुआ, लेकिन साथ ही साथ में अरविंद केजरीवाल की वो जो इमेज थी, जो सत्य वाली इमेज, ईमानदार वाली इमेज, जिसको आज भी आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत पड़ रही है प्रोजेक्ट करने की, उस पर बड़ा धब्बा लगा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इसको थोड़ा समझाइए क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम दर्शक भी सुन रहे हैं। नहीं देखिए प्रवीण जी, आपने 2 बार ये सवाल मेरे से किया, मेरा जवाब तो फिलहाल वही है, लेकिन मैं थोड़ा इसको और विस्तार से बता दूं कि सपोज दैट कोई भी केस, मनगढ़ंत केस, जैसा कि 2 साल हो गया, अभी राकेश जी ने बहुत विस्तार से बताया, इस केस को भी लेकर बताया, 2 साल से हो गए प्रवीण जी। मनीष सिसोदिया जी के घर से लेकर दफ्तर तक छापेमारी हुई, संजय सिंह जी के यहाँ छापेमारी हुई, किसी को 17 महीने जेल में रखा, किसी को 6 महीने जेल में रखा, खुद अरविंद केजरीवाल जी को 5 महीने जेल में रखा। यही सीबीआई, इसी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी से 2021-22 में पूछताछ किया था, और आप सोचिए कि उस समय कोई भी पूछताछ हुई, उसके बाद कहानी खत्म हो गई। आज जो ऑर्डर यहाँ पे बब्बर जी कोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर, उसी कोर्ट के ऑर्डर में एक चीज और लिखी गई है, मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा इनका, जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता है, उसमें लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के सीबीआई अरेस्ट के पीछे साजिश थी। साजिश किस बात की थी कि ईडी से जैसे ही उनको बेल मिली, उनको तुरंत सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। तो ये साजिश के पीछे कौन है, ये साजिश करने वाला व्यक्ति कौन है? तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस बात को ऑब्जर्व कर रहा है कि इसके पीछे सीबीआई की साजिश थी, तो इससे आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि उनको डेंट लग गया, उनको डेंट लगाया, और डेंट लगाने में भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। तो ये सोची समझी एक षड्यंत्र बनाया गया। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं प्रवीण जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का कद बढ़ रहा था,
कैसे आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर घुस के 14% वोट ले लेती है, कैसे 10 सालों में 2 राज्यों में सरकार बना लेती है, कैसे 3 बार जो है दिल्ली के अंदर हरा देती है भाजपा को। ये बहुत बड़ा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं ऑर्डर पढ़ नहीं पाया हूं पूरा विस्तार से, लेकिन आपने कई 2-3 चीजें कोट कर दी सीबीआई के बारे में, और अभी ये बात भी आपने कही है। तो क्या ये आप पॉइंट बता पाएंगे? और बब्बर साहब, आप इस पर कोई टिप्पणी कर पाएंगे? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और ऑर्डर आपके पास भी होगा तो आप ही बताएं। देखिए, निश्चित रूप से अभी आपके चैनल के ऊपर वंशराज जी ने दूसरी बार झूठ बोला। पहले इन्होंने बोला कि माननीय अमित शाह जी के ऊपर जो है वो बेल पे हैं। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत हवा के अंदर बातें करते हैं। माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है। उनके ऊपर जो एक मुकदमा था 2010 के अंदर सोराजुद्दीन वाला, उसके अंदर वो 2014 में बरी हो चुके। उसके बाद उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है। अभी जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, ये बताइए कौन से पहले के अंदर ये लिखा हुआ है माननीय सीबीआई की कोर्ट में, इसके अंदर ये कहा। एक मिनट पूरी बात होने दीजिए सौरभ जी, एक मिनट वंशराज जी सुन लीजिए, वंशराज जी सुनिए, वंशराज जी सुनिए। आप प्लीज समझिए, डिबेट है ना, सब्जी मंडी थोड़ी है कि आप मेरे से सस्ता आलू बेचेंगे या मैं आपसे महंगा बेच रहा हूँ। आपने अपना पक्ष रखा, किसी ने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ, आपको हो रही है। मेरा सवाल यह है कि आप जिस प्रकार से जिन कंडीशन के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेल दी गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? किसी भी आम आपराधिक व्यक्ति को जो बेल दी जाती है तो उसके साथ इसी प्रकार की शर्तें जोड़ी जाती हैं। जिस प्रकार का मुकदमा उसी प्रकार की शर्तें। जो मुकदमा उनके ऊपर चल रहा था, मैं पूछना चाहता हूं, तो 10-10 लाख रुपए के मुचल के, और ये जो करोड़ों रुपए की फीस, ये जो करोड़ों रुपए की फीस जो वकील को दी जा रही है, मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या आप बता पाएंगे कि केजरीवाल जी व्यक्तिगत तौर के ऊपर बहन कर रहे हैं या दिल्ली सरकार के माध्यम से ये पैसे दी जा रहे हैं? जो करोड़ों रुपए की फीस जिम्मेदारी के साथ केवल एक वकील एक केस के अंदर जो एलजी साहब के साथ मानहानि का मुकदमा था, कांग्रेस के जो वकील आपने किए, जो उनके सांसद थे अभिषेक मनु सिंघवी, केवल एक केस के लिए 1 करोड़ रुपया लिया था। क्या बता सकते हैं जो इतने करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, ये आपका आ कहां से रहे हैं? क्या बता सकते हैं पिछले 5 महीने से हम जेल के अंदर रहकर के सरकार चलाने की बात करने वाले मुख्यमंत्री के प्रश्न के नाते क्या आप ये जानकारी दे सकते हैं पिछले 5 महीने के अंदर दिल्ली में जितने हादसे हुए उनका जिम्मेदार कौन है? आशा किरण के अंदर 27 लोगों की मृत्यु हुई, उसके जिम्मेदार कौन है? करंट लगने से 7 लोगों की मृत्यु हुई, उसके जिम्मेदार कौन है? 11 लोग डूब के मर गए जल भराव की वजह से, उसके जिम्मेदार कौन है? आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। केजरीवाल की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है। आप नेताओं ने कहा कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, उन्हें बेवजह फंसाने की साजिश की गई है। लगभग वही बातें जो अभी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता यहां पर पैनल में कह रहे हैं। सुनिए क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार देशभक्त कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूँगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आ रहे हैं। अभी सभी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है और इसने एक संदेश दिया है पूरे दिल्ली और पूरे देश को, तानाशाही कितना भी मजबूत है उसे एक दिन हारना पड़ता है। सर आज क्या आप लोग कब जाएंगे मिलने के लिए, कह सकते हैं सर? ये अभी डिसाइड करके बताएंगे आप। आज अखबारों में छपा है करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। निश्चित रूप से न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रजातंत्र पर भरोसा करता है और इंडियन जुडिशरी पे भरोसा करता है, मुझे लगता है कि सत्य की जीत हुई है और आगे भी सत्य की जीत होती रहेगी। कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए हैं वो उसका स्वागत करते हैं और पूरा देश स्वागत करती है। हमारे देश के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जुडिशरी जिस तरीके से ऑर्डर्स दे रही है वो देश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करे। चाहे राजनीति कितनी भी गंदी हो जाए, इतनी गंदी राजनीति होने के बाद भी देश की जो जुडिशरी है वो अबव द बोर्ड है। देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम सब खुश हैं। हम लोग बहुत देर से इस न्याय की उम्मीद कर रहे थे। आज न्याय हुआ है। आप सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज दोनों जज साहिबान के सहमति से फैसला है ये, और बहुत जल्द केजरीवाल जी बाहर आएंगे। चूंकि इस केस के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने बेल ऑर्डर्स के माध्यम से बताया कि भाई इसमें किस प्रकार का एविडेंस है, लेकिन आज जो फैसला आया है उससे आम आदमी पार्टी और उस हर व्यक्ति को आज खुशी है जो कि केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति विश्वास करता है। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए आज सचमुच बड़ा दिन है, थोड़ा राहत का दिन है, इसीलिए सभी प्रतिक्रियाएं मैंने आपको सुनवाई। वंशराज दुबे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी बने ही हुए हैं पैनल पर, वीरेंद्र बब्बर प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पैनल में मौजूद हैं, राखी दुबे जी वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर संजय, अभी आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, मैं देख रहा था कि मनीष सिसोदिया हों, अन्य नेता हों, कट्टर ईमानदार पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। कट्टर ईमानदार एक तरीके से एक नया नैरेटिव जो कि उनकी एक इमेज रही, बनाई गई थी, उस पर थोड़ा अब कार्य करना पड़ेगा। ये आपको लगता है? हालांकि मैं वंशराज जी से कई बार ये बात पूछ चुका हूं, और वो इसलिए क्योंकि यही एक सवाल है जो अभी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द रहेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की वही इमेज रहेगी जो जाने के पहले थी, या इस तरह के आरोप उन पर लगने से पहले थी, या आपको लगता है कि उसमें कुछ कमी आई है और उसका कुछ असर पड़ेगा इस पूरे मामले का उनकी इमेज पर? देखिए, अब वो कट्टर ईमानदार हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये एक अलग पार्टी, एक परसेप्शन का मामला है। उनकी पार्टी के लोगों को कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जो न्यायालय है वो तो लॉ को इंटरप्रेट करता है एविडेंस के आधार पर। राखी दुबे जी बेहतर बता पाएंगी कि वो लॉ क्या परमिट करता है और परमिट नहीं करता है। निश्चित रूप से वो जो एजेंसियां होंगी उनके पास कुछ एविडेंस होंगे और उस एविडेंस के आधार पर ही उनकी अरेस्टिंग हुई हो। कल ट्रायल में बहस होगी, लंबी बहस होगी, और उस ट्रायल में इनके जो पक्ष के वकील होंगे वो भी अपनी बात को रखेंगे, न्यायालय इनकी बातों को सुनेगा, जो विपक्ष के वकील होंगे वो भी अपनी, या जो एजेंसियों के वकील होंगे वो भी अपने पक्ष को रखेंगे। तो ये फैसला अभी न्यायालय पर छोड़ दिया जाए। पार्टी को पूरा कहने का अधिकार है, ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, वो कहने का अधिकार उनको है। विपक्ष को आरोप लगाने का भी अधिकार है। लोकतंत्र में इसकी भी इजाजत होती है कि विपक्ष जो है वो हमलावर होता है, और खास करके जो राजनेताओं की जो छवि होती है उन छवि को लेकर के पक्ष और विपक्ष में तानातानी चलते रहता है। जो पार्टियां होती हैं जिनके नेता होते हैं वो डिफेंसिव होते हैं, अपने नेता को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दावे करते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, भावना से प्रेरित हैं, कोई न कोई मंशा से प्रेरित है। और जो आरोप लगाने वाले लोग होते हैं तो ये एक अलग पार्ट है। लेकिन अभी इस कट्टर ईमानदार शब्द की व्याख्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली, एक अच्छी शुरुआत हुई। लोकतंत्र में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री अगर जेल में होते हैं जिन कारणों से भी, भावी पीढ़ी को आप क्या मैसेज दीजिएगा? भावी पीढ़ी के पास एक अच्छा मैसेज तो नहीं जाता है।
ठीक है, अरविंद केजरीवाल कल क्या होंगे नहीं होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन संघर्ष से तो निकले हैं। नहीं, मेरा प्रश्न यही था डॉक्टर संजय कि उनकी इमेज पर कितना असर पड़ा इससे। असर तो पड़ा है। जो अरविंद केजरीवाल आंदोलन की उपज रहे हैं, जिस अरविंद केजरीवाल पर लोगों ने भरोसा किया, मैं एक छोटा उदाहरण बता रहा हूं। जब वो अन्ना का आंदोलन चल रहा था, चूंकि मैं उस आंदोलन को देखा था, टेलीविजन की दुनिया ने अपने एडवर्टीजमेंट को बंद कर दिया था, इतना भरोसा देश ने किया। उसी अन्ना आंदोलन की उपज तो अरविंद केजरीवाल हैं। इस भौतिकवादी युग में, इस मेटेरियलिस्टिक एज में, जो टेलीविजन की दुनिया है वो एडवर्टीजमेंट न दिखा करके उस आंदोलन की तस्वीरें दिखाए और उससे निकला उपजा हुआ एक नेता जिसके दिल्ली की जनता ने भरोसा किया, पंजाब की जनता ने भरोसा किया। जिन कारणों से भी, जिन गलतियों की वजह से या जिनके वजह से, फंसाने के ही वजह से अगर वो जेल के अंदर में थे, तो ये एक अच्छा संदेश तो नहीं ही था। इमेज पर तो असर पड़ा है। ट्रायल होने दीजिए। जो बात कही जा रही थी शुरू में ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। जब न्यायालय में मामला सब जुडिस है, ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी भी तरह की टिप्पणी मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा करना। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही। हालांकि इसमें एक गहरा जवाब भी छुपा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नैरेटिव और इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उनकी तरफ से तो आप बहुत ज्यादा बार बार इन चीजों को, यहां से भ्रष्टाचारी कहा जाएगा तो वहां से कट्टर ईमानदार कहेगा, ये बहुत पुरजोर तरीके से ये बातें आएंगी। राखी जी, क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट आपको पता है लंबी हो जाएगी दोनों के बीच में, बब्बर साहब और वंशराज जी के बीच में, तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले वंशराज जी ने कई टिप्पणियां कर दी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या करते हुए कि सीबीआई पर उन्होंने ये कहा, और साथ ही साथ में उस एजेंसी को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी करी, पिंजरे वाली टिप्पणी करी है, या फिर एक साजिश की बात उन्होंने कही है। थोड़ा सा ये बताइए कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उसके मायने कैसे निकाले जाएं। देखिए प्रवीण जी, हमें ये समझना होगा, जो आज उनकी पेटिशन थी एक कि सीबीआई के जो अरेस्ट है वो लीगल, उसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया था, लेकिन अल्टीमेटली वो पेटिशन जो हमारी जो सीबीआई की अरेस्ट को वो इलीगल नहीं है, उसको लीगल ही माना है और उनकी पेटिशन डिसमिस कर दी गई थी। जो कहते दुबे जी जो कह रहे हैं उसमें से एक जज ने एक पासिंग कमेंट्स दिए हैं कि ये जो आप जो भी बता रहे हो पासिंग कमेंट्स है, उसको हम जजमेंट के तौर पे नहीं मान सकते। जजमेंट तो आपका जो मेजॉरिटी ने क्या पास किया, अगर जो आपके पासिंग कमेंट्स का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट तो यही रहा ना कि उनकी जो उनको अरेस्ट किया गया था वो लीगल था, उसको अवैध नहीं माना गया। और ये परिस्थितियों को देखते हुए चार्जशीट फाइल हो गई, ही इज एंटाइटल्ड फॉर बेल, उनको बेल ग्रांट हो गई है। तो ये चीज कहना कि वो कहते हैं पिंजरे में बंद थे, वो ऐसी बात उन्होंने सिर्फ एक जज ने एज अ पासिंग कमेंट किया गया। तो वो जजमेंट को आप एज अ होल उसका पार्ट उसमें अगर हम उसका निकालें अल्टीमेटली रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज अगर ऐसी बात किसी महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए पासिंग कमेंट भी कहते हैं तो इसको कितना गंभीर आप मानते, क्योंकि उनकी अपनी एक राय है, उसको रखने की कोई तो जरूरत रही होगी कि अचानक से वो बोल पड़े इस मुद्दे पर। मेरे ख्याल से उनका सिर्फ एक ये हिंट देना चाह रहे थे सीबीआई को, सीबीआई और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे काम करे एंड थोड़ा और एफिशिएंट, बिकॉज हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जब बहुत ही आपके कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं तो सीबीआई के हाथ में जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कई बार से हम देख रहे हैं कि सीबीआई पर मैटर जा रहे हैं, बट जो एफिशिएंसी और एक अपना प्रॉम्प्टनेस हम सीबीआई से कई केसेस में उम्मीद कर रहे हैं। सिर्फ इस केस में नहीं, और भी केसेस हैं जो कि हाई प्रोफाइल केसेस थे, वहां पे भी सीबीआई ने प्रॉम्प्टली काम नहीं कर पाई है। तो वो एक आपका सजेशन था जज का कि भाई आप आगे से थोड़ा प्रॉम्प्ट रहें और कहते हैं एफिशिएंटली काम करें। ये आपने बहुत अच्छे से समझा और ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस बिंदु पर बहुत पॉलिटिक्स होगी, इस पर बहुत बातें होंगी, लेकिन कानून के जानकार के तौर पर और जिसने बहुत अच्छे से स्टडी किया इस पूरे मामले को, उसकी जुबान से सुनना बड़ा जरूरी था। वीरेंद्र बब्बर साहब, एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी और साथ ही साथ में सेंट्रल एजेंसियों के कथित बेजा इस्तेमाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी को उन्हें जेल भेजा गया या उनकी इमेज को खराब करने का प्रयास, ये आरोप आप पर अब लगातार धुआंधार लगते रहेंगे। आप लोग कैसे काउंटर करेंगे या इसको कैसे आप जनता को समझाएंगे कि नहीं भाई ये कानूनी मामला है और इन पर एक कुछ सबूत मिले थे उसके बाद कार्रवाई हो रही है, न कि ये कोई राजनीति से प्रेरित मामला है? देखिए प्रवीण जी, मैं इसके अंदर एक बात कहना चाहूंगा, इंसान के गुण
और गुनाह दोनों की कीमत होती है। गुण की कीमत उसे मिलती है और गुनाह की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। आज जब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जब हम बार बार देख रहा हूं चैनल पे बार बार आप कह रहे हैं कि संघर्ष से निकले हुए हैं। अरे संघर्ष से निकले हुए जिसके दम पे निकले, अन्ना हजारे ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो उसे बीजेपी का एजेंट कह दिया गया। उस व्यक्ति को जिसके कंधे पर तलवार रख करके, जिसके कंधे पर सिर रख करके, जिसके आशीर्वाद के साथ ये कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कितने सच बोले आज तक उन्होंने। यदि आप देखें तो आम आदमी पार्टी के कितने फाउंडर मेंबर, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, और चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे ऐसे ना जाने कितने लोग, अन्ना हजारे से कितने लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर थे और आज आम आदमी पार्टी पे नहीं है, और उन्हें निकालने वाला कौन है? वो क्यों आज आम आदमी पार्टी से दूर है? जब जिन कमिटमेंट के साथ जब हम बाजार के अंदर आते हैं, जिन कमिटमेंट के साथ हम सोसाइटी के अंदर आते हैं, जब हम डिलीवर करने की बात करते हैं, जब हम कहते हैं बच्चों की कसम खाते हैं कांग्रेस के समर्थन से ना सरकार बनाएंगे, ना कांग्रेस को समर्थन देकर के उसकी सरकार बनवाएंगे, जब हम बच्चों की कसम खा करके कहते हैं कि मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, कोठी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, और उसके बाद 70 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए अपने बंगले के अंदर स्विमिंग पूल बनवाते हैं, जब आप अपने बंगले के अंदर रहने वाले अपने परिवार के लोगों को जिस प्रकार से एडवांटेज देते हैं, वो दिल्ली देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। निश्चित रूप से जो परिणाम है वो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। यदि अपराधी है तो सजा मिलेगी। हम तो पहले दिन से कहते रहे, ये मामला भाजपा का तो इसमें है ही नहीं, इसमें बीजेपी का क्या काम है? एजेंसी अपना काम कर रहे हैं, शिकायत करता रहे, शिकायत की, एजेंसी ने अपना काम किया, अपराधी पाए गए तो अरेस्ट हुए, कोर्ट ने उन्हें थोड़ा रिलीफ किया है, जमानत दी है, अपने आप को निर्दोष साबित करने का उनके पास समय है। एजेंसी को अपना काम करना है, उन्हें गुनहगार साबित करना है, और उन्हें अपना काम करना है, वो अपने आप को निर्दोष साबित करना है। ये कोर्ट के बीच में जब आप जमानत लेकर के आते हैं और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये कुछ ना कुछ कहते हैं। एक भी व्यक्ति अगर आप देखेंगे, हर व्यक्ति कट्टर ईमानदार की बात कर रहे हैं। भाई इतने बड़े बड़े जो एलिगेशन लग गए, जो इतने बड़े बड़े आरोप लग गए, उनके बारे में कुछ नहीं कहते। अभी आप जांच एजेंसी पर माननीय कोर्ट की टिप्पणी और वो पिंजरे में बंद वाली बात हमेशा, तो यहां पर एक इन्वॉल्वमेंट होता है कि क्या जांच एजेंसियों का कथित बेजा इस्तेमाल होने का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, लोकसभा चुनाव में भी खूब उठाया गया, वो कितना, आप कह रहे हैं बीजेपी इसमें कहीं नहीं है, लेकिन उसको इन्वॉल्व तो किया जाता है, वो लोगों के सामने तो रखा जाता है। प्रवीण जी, जब हम जांच एजेंसियों की बात करते हैं, आप अगर लीगल मैटर को थोड़ा समझते होंगे, राखी जी यहाँ बैठी हैं, वो आपको विस्तार से बता सकती हैं। लगभग हर आपराधिक मामले के अंदर जब बेल की बात आती है तो उसके अंदर माननीय जज साहब किसी प्रकार से कोई ना कोई कमेंट्स देते हैं, और जो बेसिक जो है, जो ऑर्डर के ऊपर जो लिखा जाता है उसे ही वैलिड माना जाता है कि ऑर्डर के ऊपर क्या लिखा गया, ऑर्डर के ऊपर क्लियर लिखा गया। मैंने आपको बताया पहले भी, मैंने पहले के साथ बताया, पैराग्राफ 36 कहता है अरेस्ट जायज है। मैंने बताया आपसे अरेस्ट जायज है, यदि सीबीआई के माननीय जज साहब ये लिखते हैं अरेस्ट जायज है, तो इसका मतलब अनेक प्रकार की जो संभावना है जो आम आदमी पार्टी जिसे उठाना चाहती है वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब है पर्याप्त सबूत है। पैराग्राफ 47 का पॉइंट डी कहता है किसी भी फाइल पर सीएम के नाते हस्ताक्षर नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। इसका मतलब कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पहले ईडी के माध्यम से जमानत हुई थी तो ये वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री है। रात को 2 बजे जो है चीफ विजिलेंस ऑफिसर के दरवाजे, ऑफिस के ताले तोड़ करके उसके दरवाजे खोल के वहां से शराब घोटाले और न जाने कौन कौन से घोटालों से संबंधित फाइलों को गायब किया गया था। ये वही सरकार है जो चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में बुला करके अपने विधायकों से सीएम साहब के सामने पिटवाते हैं। ये वही सरकार है जहां मुख्यमंत्री निवास के अंदर इन्हीं की पार्टी की महिला सांसद को मुख्यमंत्री के पीए पीटते हैं। इनके बारे में जब हम इनका ठीक है, मल्टीपल इश्यूज हैं, लेकिन आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं। वंशराज जी, आपकी कट्टर ईमानदारी वाले नैरेटिव पर बीजेपी की तैयारी आप देख रहे हैं, बहुत सारी, चाहे कांग्रेस के साथ पर वो कसर, हालांकि बहुत पुरानी बातें हो गई उसको, लेकिन फिर भी वो आती हैं एक इमेज पर कि केजरीवाल जो है वो कट्टर ईमानदार है नहीं है, तो खैर आगे पता लगेगा जब ये मामला आगे, लेकिन वो कट्टर राजनेता जरूर हो गए हैं और राजनीति के जितने भी दांव पेज हैं उनमें उतने ही गहरे उतरे हैं जितना कोई भी राजनीतिज्ञ उतरता है। देखिए प्रवीण भाई, पहली चीज तो हमारे जो बड़े भाई हैं प्रवक्ता बीजेपी के, इनको पीड़ा बहुत है। आज सबसे ज्यादा तकलीफ इनको ये है, ये पूरी गाथा सुना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जन्म से लेकर और अभी तक की गाथा ये सुना डाल रहे हैं। पुराने नेताओं को ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, यानी इस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। किस मुद्दे पे? जिस मुद्दे पर ईडी ने शराब घोटाले, तथाकथित शराब घोटाले में रेड्डी को किंग पिन बताया था, उसी रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ रुपए रिश्वत ली
ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है, और तुरंत उसको क्या बना दिया, सरकारी गवाह बना दिया। नहीं, रिश्वत शब्द आप यूज कर रहे हैं, मैं उसको हटाता हूं क्योंकि आप पॉलिटिकल उसमें टिप्पणी कर दे। रिश्वत और चंदा जो है दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है, तो आप जो नहीं, अरे सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात सुनिए। नहीं, मतलब मैं देखिए, टेलीविजन पत्रकार के तौर पर मेरी बड़ी जिम्मेदारियां बनती है, मैं क्या बताऊं आपको, मैं बड़ा झेल चुका हूं इन चीजों। अरे मेरी बात तो सुनिए, पूरा मामला भ्रष्टाचार का चल रहा है ना, तो भ्रष्टाचार पे तो मैं बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार पे तो बोल रहा हूँ। नैतिकता की बात पढ़ा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे में एक एक करके सामने पकड़े गए थे। प्रवीण जी आप टोकिएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने हमारे नहीं, एक मिनट रुकिए ना, आप भी वंशराज जी, उन्होंने जो बात कही, जो प्रश्न है उस पर आइए ना। आपने खुद कहा कि वो 10 साल का इतिहास निकाल रहे हैं, आप भी जो बातें निकाल रहे हैं वो रेलेवेंट निकाल दीजिए। तो आप हम ही को टोकेंगे बस? नहीं, अरे वंशराज जी, आप निर्बाध रूप से इतना बोले, मैं आपको क्लिप भेजूंगा, आप इसको देखिएगा दोबारा, अपना टाइम निकालिएगा। कितनी देर डॉक्टर संजय बोले, कितनी देर राखी जी बोली है, कितनी देर आप बोले हैं। आप कैसी बात करते हैं वंशराज जी? रुक जाइए, अब बोल रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। बब्बर साहब 1 मिनट। वंशराज जी रेलेवेंट बात करिए जी, बोलिए। मैं रेलेवेंट बात करता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खुलासा हुआ कि जो व्यक्ति जिसको ईडी ने किंगपिन बताया था इस पूरे मामले में, उसने चंदा दिया, जो भी दिया, 60 करोड़ रुपए चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये तो रिकॉर्ड पे है। अगर वो 6 रुपए भी चंदा भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी को दिया होता, तो आज वही 6 रुपए ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ी होती कोर्ट में और अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी साबित कर देती। नंबर 1। नंबर 2, प्रवीण जी आप भी दिल्ली के बारे में जानते हैं कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास वो ताकत नहीं है कि कुछ भी काम बिना एलजी के सहमति से कर ले। इस बात को तो आप मानते हैं? अगर ये शराब नीति लागू हुई तो भी एलजी साहब की सहमति थी, ये शराब नीति वापस हुई तो भी एलजी साहब की सहमति थी। एलजी साहब इस पूरे सीन से कहां गायब हो गए? एक मिनट भारतीय जनता वंशराज जी, एक मेरा निवेदन है आपसे, 1 मिनट बब्बर साहब, 1 मिनट। ये कोर्ट रूम तो है नहीं, बेशक यहाँ पे राखी जी हैं, लेकिन फिर भी ये कोर्ट रूम नहीं है, पहली चीज। दूसरा, आप जो बातें कर रहे हैं वो कोर्ट रूम की बातें कर रहे हैं, वो तो वहां तय होगा। अभी 1 मिनट बब्बर साहब, 1 मिनट रुकिए। आप बब्बर साहब 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट प्लीज। वंशराज जी, उन्होंने एक आपको पैरा पढ़कर बताया, उन्होंने बताया कि ये जायज है गिरफ्तारी। पहली चीज कोर्ट का, अगर माननीय कोर्ट की बात को ही आप इतना धन्यवाद कर रहे हैं, उन्होंने कहा जायज है गिरफ्तारी जब जायज है तो वो किसी आधार पर होती है, उसके बाद में आप अगर यहां पर जिरह करेंगे उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो ये जायज गिरफ्तारी तो निश्चित तौर पर वो सारे नैरेटिव बताती है जो मैं नैरेटिव भी बोल रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी रख रही है। देखिए प्रवीण जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये पूरी डिबेट भ्रष्टाचार पे हो रही है ना, तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री भारतीय जनता पार्टी अगर नैतिकता की बात बताएगी, ये लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी 5 महीने से जेल के अंदर थे, मुख्यमंत्री के तौर पे अंदर थे, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, यकीन मानिए प्रवीण जी, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने गलती से भी इस्तीफा दे दिया होता, जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी, तो आज विपक्ष के सारे मुख्यमंत्री जेल के अंदर होते। एन केन प्रकरण कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करती कि विपक्ष में जहां भी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, देखिए वंशराज जी, आपने अपनी बात को रखा, हालांकि मैं इसको बहुत रिलेवेंट टॉपिक नहीं मानता, ये हो सकता है बहस का एक मुद्दा बने, लेकिन अब डॉक्टर संजय, आपने बातचीत को सुना, मैंने पहले भी कहा पॉलिटिकल डिबेट होगी, बड़ा लंबा जाएगा। अभी बब्बर साहब भी इस पर कुछ बोलना चाहेंगे, फिर जो कुछ निकलेगा उस पर वंशराज जी टिप्पणी करेंगे। लेकिन मुझे एक बात सीधी सीधी ये बताइए आप कि अभी भारतीय जनता पार्टी का कितना फायदा हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के आने? आपको याद होगा, उसी बहस पर मैं जा रहा हूं जिस पर हम लोग कुछ दिन पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अगर आते हैं तो हरियाणा में ये जो गलती से वीरेंद्र जी को बधाई दे गया था, वो सचमुच की बधाई होगी कि इनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। नहीं, इनको राहत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल जी जो हरियाणा में प्रचार करेंगे, मंच से अपने जो भी उनके सीटें, जो मजबूत सीटें उनको दिखेगी, लगेगा कि हम उस पर अपने उम्मीदवार को जिता पाएंगे। क्योंकि मैं बेसबोर्ड को समझ रहा हूं कि वो जो समीकरण है सोशल इंजीनियरिंग का, वहां वो डेंट कांग्रेस को ही करेंगे। इसीलिए तो राहुल गांधी चाहते थे कि आप पार्टी के साथ मेरा गठबंधन हो जाए, आप पार्टी के साथ इनका गठबंधन हो नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से पंजाब और दिल्ली से जो सटी हुई सीटें हैं, करीबन 12 सीटें हैं, जो 6 सीटें उधर 6 सीटें इधर, उस पर अगर ये अपने उम्मीदवार को
अच्छा खासा वोट दिलाने में सफल होते हैं। जिता पाएंगे कि नहीं जिता पाएंगे ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर एक अच्छा वोट काटने में भी ये सफल होंगे, इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा और कहीं ना कहीं से इसका नुकसान कांग्रेस को दिखेगा। चूंकि हरियाणा का इस बार चुनाव लग रहा है कि कांग्रेस वर्सेज बीजेपी का चुनाव। ठीक है, अब संक्षेप में जरा। जी जी बिल्कुल ठीक, वंशराज जी। तभी आदरणीय संजय जी ने कही, ठीक है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी 2 राज्यों की सरकार है जहां पे है, चाहे वह पंजाब हो चाहे वह दिल्ली हो। दोनों जगह हमारी लड़ाई किससे हुई? एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ बीजेपी थी। ये वहां भी पंजाब के अंदर भी लगभग यही स्थिति थी। तो हमारी लड़ाई ये नहीं कि हम किसी के लिए वोट काटने जा रहे हैं, किसी को जिताने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी और एक बढ़िया विकल्प है जनता के लिए। एक तरफ पंजाब है और एक तरफ दिल्ली है। दिल्ली की भी जनता हरियाणा की जनता देख रही है कि जो दिल्ली से सटे हुए लोग हैं वो आज देख रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों वो वही कह रहे हैं, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसी को फायदा या नुकसान पहुंचा रहा है, ये बात उन्होंने भी नहीं कही। वो यही कह रहे हैं कि जो वोट है, एंटी बीजेपी वोट है, वो बटेगा, सिंपल सी बात है, और वो होगा ही होगा, इसमें क्या इनकार हो सकता है। वीरेंद्र जी, एक टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा हरियाणा चुनाव पर। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, हालांकि मैं जानता हूं आपका जवाब क्या होगा, फिर भी इस पर एक टिप्पणी अवश्य करें आप। देखिए, निश्चित रूप से प्रवीण जी, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज भी हरियाणा के अंदर रूल कर रही है और हरियाणा में हम बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है। आप देखिए किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अभी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में अलाइज किया, तो उसका परिणाम निकल के क्या आया? एक ड्राइव चलाई गई थी, जेल का जवाब वोट मिल गया, दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया, एक्सपोज हो चुके हैं। 700 सीटें दिल्ली की लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है और हैवी मार्जिन से जीत के आई है। यही परिणाम, चाहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ते, चाहे ये अलग लड़े। हालांकि हरियाणा लोकसभा चुनाव का परिणाम उतना अपेक्षित नहीं था आपके लिए, और वहां एंटी इनकम्बेंसी है तो थोड़ा सा मामला अलग है। खैर, समय इस पर और होगा तो और बातचीत करेंगे, लेकिन राखी जी, चलते चलते दर्शकों के जहन में बहुत संक्षेप में बताइएगा, अब जो जमानत मिली है, पहले तो सशर्त वो आप बाहर आए थे चुनाव प्रचार में, लेकिन अब कन्विक्शन होता है, एक्विटल होता है, जो भी होता है, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी या बीच में कुछ और स्थितियां बन सकती है? थोड़ा संक्षेप में बता दीजिएगा। नहीं, देखिए, अभी इनको रेगुलर बेल मिल गई है, लेकिन कंडीशंस उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। जो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कही कि वो जाके साइन नहीं कर सकते हैं, और कहते हैं उसमें जब तक अनलेस अंटिल रिक्वायर्ड हो तो उनको वो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। अगर जो कंडीशंस अप्लाई जो करी गई हैं, अगर उसमें कहीं वॉयलेशन होगा तब उनको जाना पड़ेगा ट्रायल कंप्लीट होने से पहले। अदरवाइज ट्रायल कंक्लूड होने के बाद अगर जैसे आएगा रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंगली होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी आपका इन जानकारियों के लिए। वंशराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा। बब्बर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। डॉक्टर संजय, एक बार फिर आपका शुक्रिया, आपने एनालाइज किया पूरे इस मसले को। तो 5 की पड़ताल में इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा भारत एक्सप्रेस पर। मैं आपको बता दूं, कुछ देर में अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं, उनके समर्थकों की बड़ी भीड़ यहां पर मौजूद है, बड़ा उत्साह आम आदमी पार्टी में है। इसको लेकर हम और चर्चा भी करेंगे, लेकिन 5 की पड़ताल में इतना ही।